व्यास क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का उसमें डिस्कस करेंगे अपन। और ये कम्प्लीटली बोर्ड पैटर्न पर है और आपको उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। हालांकि 30 मार्क्स का है, फिर भी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से इसको जो भी है मार्किंग को सेट किया है। और ये लेसन है बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है जिसमें आपका ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन एक एंजाइम होता है और एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है, पता। नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन जो इसके अंदर होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एंजाइम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित नहीं होता है। 4 क्षार है, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा डीएनए में नहीं प्रेजेंट है। तो मैं बता दूं कि यूरेसिल डी ऑप्शन है वो सही है। डीएनए और आरएनए में इसी एक बेस का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ज्यूटर आयन है। मैं बता दूं ज्यूटर आयन एक डाईपोलर जो है आयन होता है और ये एम्बिडेंटेड होता है, उभयधर्मी होता है। और इनमें से आप देख सकते हो ऑप्शन सी है जिसमें NH3 पॉजिटिव है, COH जो है नेगेटिव है। ज्यूटर आयन है जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। स्टार्च के जल अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो अल्फा ग्लूकोज यूनिट बनती है। तो ये अल्फा ग्लूकोज डी ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है। कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च यहाँ पर। अब बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। ये भी 1 मार्क्स का है, बोर्ड में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट है दुग्ध में शर्करा उपस्थित है। तो मैं बता दूं दूध के अंदर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक डाइसेकेराइड होता है लैक्टोज। सेकंड क्वेश्चन है प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो कि बंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पेप्टाइड बंध। प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो है चेन होती है, उनके अंदर बीच में हर 2 यूनिट के बीच में एक बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है आपका ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। वैसे बता दें ग्लूकोज में CHO ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है, लेकिन आपको मेन जो फंक्शन ग्रुप है वो होता है CHO। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। ठीक है, इसके बाद बच्चों शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है एनोमर का क्या अर्थ है। ये ऐसे अपने ये बोल सकते हैं एनोमर कार्बन और एग्जाम्पल देना है। तो मैं बता दूं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज इनके अंदर C1 जो कार्बन होता है जो अनसिमेट्रिकल होता है, जिससे आप अल्फा और बीटा के अंदर विभेद कर सकते हो। तो ये जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं एनोमर कार्बन। वह प्रकाशिक समूह है समावी जो पहले कार्बन C1 से अभिविन्यासित से भिन्नता दर्शाते हैं, उसे एनोमर बोलते हैं। ठीक है, देखो आप सेकंड क्वेश्चन को। कौन सी डाइसेकेराइड अनअपचायिक शर्करा है। अनअपचायिक, एक होता है अपचायिक और एक होता है अनअपचायिक। तो आपका जो आंसर है वो है सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ पर क्या है, डाइसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है यहाँ पर, डाइसेकेराइड, और ये डाइसेकेराइड है। और थर्ड क्वेश्चन, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं से करवाई जाती है तो क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन को ज़्यादा इफेक्टिव है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज करता है
और ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है सैकरिक एसिड के अंदर। क्या होता है? सैकरिक एसिड के अंदर। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, जो नीचे लिख दिया मैंने पूरा। अब बच्चों पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये सेक्शन बी है जिसमें 1/2 के सारे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक असक्रिय एमिनो अम्ल की संरचना तथा नाम दीजिए। मैं बता दूं कि 20 एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट जो ग्लाइसिन है वो प्रकाशिक असक्रिय होता है, मतलब उसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी 19 में होता है। इसलिए यहाँ पर आप एक फॉर्मूला दे रखा है ग्लाइसिन का, देखो ये, और ये जो फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि कायरल सेंटर नहीं होता है। और यहाँ पर ग्लाइसिन जो वर्ड ग्रीक वर्ड होता है जिसमें हिंदी में बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोज से मिलकर बना होता है मीठा। IUPAC नाम भी नीचे दे रखा है 2 एमिनो एथोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। विटामिन A, B, C तथा D को जल में विलेयता, जल और वसा दोनों में विलेयता के आधार पर क्या करना है, उसका वर्गीकरण करना है। सबसे पहले वसा विलेय विटामिन, ऐसे कौन से विटामिन है जो वसा के अंदर विलेय है? तो बता दूं विटामिन A, D, E के। इसमें एक मारवाड़ी में कहावत है अडी के, कि भाई वसा में घोलना है तो अडिकना पड़ेगा। A, D, E की ट्रिक बनती है A, D, E के। उसी प्रकार जल में विलेय विटामिन जो है BC, BC बैचलर ट्रिक है, बैचलर BC जो जल में घुल जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि विटामिन C जल में हमारे शरीर में संचय क्यों नहीं हो पाता है विटामिन C? तो मैं बता दूं इसमें भी इसका आंसर लिख रखा है। विटामिन C जल में विलयशील है और हमारे शरीर में मूत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए शरीर में इसका संचय नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। रेशेदार प्रोटीन तथा गोलाकार या गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। परिभाषा है वह पॉलीपेप्टाइड, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर श्रृंखलाएं होती है और ये श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, और रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होती है, घुलती नहीं है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन जो है ये कुंडलीनुमा शेप की होती है, आपस में लूप या वलय का निर्माण करती है, जिसे नाम इसलिए गोलिकाकार पड़ा है। जल में घुल जाती है। और मैं बता दूं कि रेशेदार प्रोटीन में आप एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हो। रेशेदार प्रोटीन का केराटिन जो हमारे शरीर में बाल और नाखून के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार गोलाकार प्रोटीन में एल्बुमिन प्रोटीन जो कि एग में होती है, अंडे में होती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इंसुलिन जो है जो कि हार्मोन भी है, साथ में गोलाकार प्रोटीन का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। माल्टोज की हार्वर्त संरचना दीजिए। कार्बोहाइड्रेट की जो हार्वर्त संरचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें एक माल्टोज का एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग इसको। इसमें माल्टोज में 2 अल्फा ग्लूकोज की इकाइयाँ परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी होती हैं, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, इसको अच्छे से स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान रखना है। H और OH की जो पोजीशन है उसमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज अणु की निम्न अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट में है कि भिन्न कार्बन परमाणु से 5 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए अपन ग्लूकोज के जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से।
और इस अभिक्रिया को एक नाम दिया है एसिटिलीकरण। क्या नाम दिया है? एसिटिलीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में ग्लूकोज के 5 एल्कोहलिक ग्रुप है वही प्रभावित होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक समीकरण हो गई। और ये रिएक्शन दे रखी है, जो भी मैंने रिएक्शन बोली है इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बी, सभी 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। इसको रासायनिक अभिक्रिया से बताना है। तो बता दूं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया लाल फास्फोरस के साथ करवाएंगे, HI के साथ। ये एक अपचयन है और इसमें आप देखोगे कि जितने भी O है वो सारे हट जाते हैं, क्योंकि अपचयन में O हटते हैं और H जुड़ते हैं। N हेक्सेन बना है। N हेक्सेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन बनी है, सीधी श्रृंखला बनी है और इसकी वजह से ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन की रिज्जू श्रृंखला मतलब सीधी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन देखो आप। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद का नाम बताइए। फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो जल अपघटन का मतलब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स है जिससे जुड़ा हुआ है। अगर अपन जल अपघटन करेंगे तो वापस वो यूनिट बनेगी। तो सबसे पहले फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है और जब इसका जल अपघटन संभव नहीं है, इसी प्रकार ग्लूकोज का भी नहीं होता है। ठीक है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे तो इसमें ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ बनेगी। ठीक है, लैक्टोज भी, नीचे लैक्टोज दे रखा है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है और यदि इसका जल अपघटन करेंगे तो भी इसकी 2 इकाइयाँ बनेगी। यहाँ पर एक तो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज बनेगा, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। तो ध्यान रखना यहाँ पर बीटा ग्लूकोज लिखा गया है, लेकिन दोनों एक बीटा गैलेक्टोज है एक बीटा ग्लूकोज है, इकाई आपस में। ठीक है, और यहाँ बी लिखा है बीटा होगा। आप डी ग्रुप में जाते हैं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है DNA तथा RNA में मुख्य संरचनात्मक अंतर लिखिए। ठीक है, मुख्य अंतर लिखना है। इसमें क्या क्या है, ये अंतर है। DNA के अंदर यह है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और RNA जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। DNA द्विरज्जुकी होता है और RNA जो है एक रज्जुक होता है। तीसरा, इसमें शर्करा के रूप में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शर्करा होती है। इसका नाम है, इसके नाम से इसका नाम रखा गया है। इसका होता है राइबोज, इसका नाम क्या है, राइबोज। ठीक है, यहाँ राइबोज है, थोड़ा सा यहाँ डी यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ ओनली राइबोज शर्करा पाई जाती है। और 4 नंबर डिफरेंस है, DNA में यूरेसिल क्षारक अनुपस्थित होता है जबकि RNA में थाइमिन क्षारक नहीं होता है। DNA में आनुवंशिक लक्षणों के लिए DNA जिम्मेदार होता है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं, जबकि RNA में प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। 6 नंबर है, ये केवल एक ही प्रकार का होता है, जबकि RNA जो है 3 प्रकार के होते हैं। mRNA, M है यहाँ पर, mRNA ये M है, tRNA और rRNA। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। M मैसेंजर होता है, T ट्रांसफर होता है और R होता है राइबोसोमल। R क्या होता है, राइबोसोमल। MTR। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं बच्चों। डी ग्लूकोज के पेंटाएसिटेट में एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को आप कैसे समझाएंगे। इसका आंसर नीचे दे रखा है। अगर
ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे अपन, तो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और यह अभिक्रिया ये प्रूव करती है, सिद्ध करती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 O समूह पाए जाते हैं, एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन है। और यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, आप लोग गौर कीजिए। अल्फा हेलिक्स और बीटा लहरियादार संरचना, जो कि ये प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, अल्फा हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स बोलते हैं फीते को, बूढ़ा और फीता। अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्त पेज के समान मुड़ी होती है। ठीक है, फलस्वरूप प्रत्येक एमिनो अम्ल का अवशिष्ट का NH2 समूह कुंडली के अगले मोड पर स्थित CO समूह, जिसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह, के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र में बता रखा है मायोसिन का। ठीक है, इसी प्रकार क्रिएटिन, बाल, नाखून, इनके अंदर भी इस प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। ये देखो, इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। और ये मुड़े हुए फीते के समान हेलिक्स की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से एमिनो से जुड़े हुए हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, कुंडलीकृत संरचना। और नीचे बीटा सीटेड संरचना है, ये ऐसे लहरियादार बोलते हैं, ऊपर लिखा लहरियादार या बीटा सीटेड। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है आपस में एक सीट नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, एक दूसरे के पार्श्व स्थित होती है, और इनके मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। ठीक है, तो देखो एक फाइबर, सिल्क, प्रोटीन, इनके अंदर ये पाई जाती है। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी आप ये देख सकते हो, इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, ये सीट नुमा, चद्दर नुमा संरचना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ ये देख सकते हो हेलिक्स संरचना, ये दोनों प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।